हेलो एंड वेलकम टू एफर्ट आईएएस। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम 2014 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ये 2014 के प्रीलिम्स में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, इनको हम देखते हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और यहाँ से यूपीएससी के नेचर को समझने की कोशिश करते हैं और प्रीलिम्स जो कि अनसर्टेन होता जा रहा है उसको थोड़ी थोड़ी सर्टेनिटी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो समझ, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन प्लैनेट अर्थ, कि इन ऑप्शंस में से कौन सा कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है। निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है। ठीक, द फर्स्ट वन इज वोल्केनिक एक्शन, second is respiration, third is photosynthesis and fourth is decay of organic matter. Now पहला वाला है ज्वालामुखी क्रिया, second is श्वसन, third is प्रकाश संश्लेषण and fourth is जैव पदार्थ का क्षय। अगर आप इनमें से रिस्पिरेशन के बारे में जानते हो, रिस्पिरेशन क्या मतलब सांस लेना और छोड़ना। हम सांस में क्या ब्रीद इन क्या करते हैं, ऑक्सीजन इन, ओके, एंड CO2 आउट। भाई ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, तो सेकंड तो होगा, क्योंकि जो ये CO2 हम छोड़ रहे हैं वो कहां जा रहा है, एटमॉस्फेयर पे जा रहा है और एटमॉस्फेयर से वो कहां जा रहा है, कार्बन साइकिल में। तो ये रेस्पिरेशन तो होगा। अब सेकंड जहां जहां नहीं है, ओके, ये सेकंड जहां जहां नहीं है वो ऑप्शन हम कट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए चला गया क्योंकि यहां सेकंड नहीं है। दूसरा, फोटोसिंथेसिस के बारे में आप सब लोग जानते हो कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस इज अ फिनोमेना जिससे प्लांट्स जो होता है वो सिंथेसिस इज फिनोमेना जिसमें प्लांट्स अपना फूड बनाता है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो CO2 plus H2O is C6H12O6 plus O2, 6O2, 6H2O, 6CO2। ये है जो ये फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला है और यहां पे क्या है, Hmu मतलब सनलाइट। ये ग्लूकोज यानी कि प्लांट का खाना ग्लूकोज, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर के प्रेजेंस में सनलाइट के साथ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बना। तो आउटपुट में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, CO2 नहीं आ रहा है। CO2 इन हो रही है, ऑक्सीजन आउट हो रहा है। यहां कहीं भी आपको CO2 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। दैट मीन फोटोसिंथेसिस नहीं ऐड करता है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन साइकिल में। तो थर्ड खत्म। अगर आप थर्ड को एलिमिनेट कर दो तो थर्ड एलिमिनेट करने के बाद डी एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू वोल्केनिक एक्शन। वोल्केनिक एक्शन क्या होता है कि जब भी वोल्केनो का, ये मान लो वोल्केनो है, यहां से इसका एक्सप्लोजन हुआ, वोल्केनो में ब्लास्ट हुआ, मैग्मा जो है अंदर का बाहर लावा के फॉर्म में निकला, तो अपने साथ साथ ये क्या निकलता है, डस्ट निकलता है। डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारे रिलीज होते हैं एक्सप्लोड जब होता है तो। और क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, और क्या निकलता है, CO2 निकलता है एंड फर्दर ऑन काफी सारी गैसेस निकलती है। तो ये भी CO2 ऐड कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहा है कार्बन साइकिल में। तो फर्स्ट भी होगा, मींस सेकंड बी चला गया। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, decay of organic matter also leads to emission of CO2, carbon monoxide and methane like gases. That means carbon dioxide is also released from decay of organic matter और जैव पदार्थ के क्षय से। तो C option is right answer। Coming to the next question, again from prelims 2014 only, and the question is, if you walk through countryside, you are likely to see some birds stalking alongside the cattle to seize the insect distributed by their movements through grasses.
ये बोल रहा है कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। अब ये कौन से पक्षी हैं पूछ रहा है। देखो इसका आंसर सीधा सीधा है, इसका आंसर है कॉमन मैना सेकंड, एंड बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। अब इसमें ज्यादा कुछ बताने को है नहीं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के देखते होंगे तो आपको ये मैना जो है ये दिख जाती होगी। इसका ये जो आई की बैक साइड में होता है येलो कलर का पैच होता है और ये कॉमन मैना है। ओके सो ये इजी क्वेश्चन था, फैक्ट बेस्ड था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज with reference to eco-sensitive zones, which of the following statement is are correct? Again, what are eco-sensitive zones? कुछ ह्यूमन मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी वहां पे। कंजर्वेशन का एक तरीका है, किसी एरिया को कंजर्व करना है तो उसको इको सेंसिटिव जोन बना दिया जाता है, राइट। और ये निकला कहां से था, इसको पावर कहां से मिलती है इको सेंसिटिव जोन को, तो ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का, यहां से मिला। Now coming to the options, if you start reading it carefully, the first one is eco-sensitive zones are the areas that are declared under the Wildlife Protection Act 1972. पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र है जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया जाता है। नहीं, ये गलत है क्योंकि इसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया गया 1986 वाले। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, इफ फर्स्ट इज रॉन्ग तो ये ए चला गया, सी चला गया। कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, द पर्पस ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन दोज जोन्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। अब ये बोल रहा है ऑल काइंड्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। ऐसा पॉसिबल है क्या कि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सेकेंड भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है। दैट मीन्स बी चला गया, बी चला गया, डी नाइदर वन नॉर टू इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2014 प्रीलिम्स ओनली। दिस क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पूछ रहा है क्या, करेक्ट पूछ रहा है। अगेन मार्क माय वर्ड, इस वर्ड पे एम्फेसिस ज्यादा होना चाहिए आपका। ये वाला जो गलतियां हैं, ये गलतियां क्या करती हैं कि ब्लंडर्स बना देती हैं, आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है करेक्ट और नॉट करेक्ट के चक्कर में। तो इसको पहले सर्कल कर लिया करें। ऑप्शन नंबर 1, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये बोल रहा है कि ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से बना था। सेकंड इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA इज स्टैट्यूटरी बॉडी। एंड थर्ड इज नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जब आपने 2016-17 के क्वेश्चन किए थे तो वहां NGRBA आया था और चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर लिखा था, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ था। दिस क्योंकि ये NGRBA गंगा रिवर, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को चेयर कौन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं इसको। और मेंबर कौन होता है, तो वो चीफ मिनिस्टर जहां से गंगा निकलती है, लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, उत्तराखंड। ओके, तो वो सीएम से, जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं और प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। तो अगर थर्ड वाला तो सही है, थर्ड आपको पता है कि सही है, मैंने करा रखा है, ये सही है, ठीक है। ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड था ना, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में ना बन के ये बना था प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। इंपॉर्टेंट है, आप अपने रजिस्टर्स में नोट करोगे। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, इस एक्ट के थ्रू एनिमल वेलफेयर बोर्ड बना। कब बना, तो 1962 में बना, राइट। सो दिस इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग। इफ फर्स्ट चला गया तो ये चला गया, ये चला गया, ए चला गया, डी चला गया। नाउ थर्ड आपको पता है कि सही है,
तो बी इज राइट आंसर, क्योंकि इसी मेथड है, सेकेंड एंड 3 ओनली। अब एनटीसीए जो है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और एनटीसीए क्या करती है, टाइगर रिजर्व को आइडेंटिफाई करती है, न्यू टाइगर रिजर्व सजेस्ट करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स, इनमें से कौन कौन में कोरल रीफ पाए जाते हैं, प्रवाल भित्तियां कहां कहां पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सेकंड इज गल्फ ऑफ कच्छ, थर्ड इज गल्फ ऑफ मन्नार एंड फोर्थ इज सुंदरबन। अब अगर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाओ तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, क्योंकि ये जो सुंदरबन्स हैं दे आर फेमस फॉर मैंग्रोव्स। यहां मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, सॉल्टी वाटर। मैंग्रोव्स का क्या नेचर होता है, ये कहां पाए जाते हैं, सॉल्ट वाटर, है ना, ब्रेकिश वाटर में। ओके, और मैंग्रोव्स क्या शो करते हैं, एक खास कैरेक्टरिस्टिक, विविपेरी। अभी जब हम डिटेल लेक्चर लेंगे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का, तो आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, मैंग्रोव्स के कैरेक्टरिस्टिक, कोरल रिफ्स के कैरेक्टरिस्टिक, सब कुछ बताया जाएगा। तो आप क्वेश्चन पे आओ, तो ये सुंदरबन में अगर मैंग्रोव्स पाए जा रहे हैं तो ये सुंदरबन तो चला गया। अगर डी को आपने एलिमिनेट कर लिया, फोर्थ को एलिमिनेट कर लिया, तो जहां जहां 4 है उसको हटा दो। ना अंडमान, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ म्यांमार, इन तीनों जगहों पे क्या मिलती हैं, प्रवाल भित्तियां। ओके, तो ए इज राइट ऑप्शन, 1, 2 एंड 3 ओनली। ए इज राइट ऑप्शन, 1, 2 एंड 3 ओनली। Coming to the next question, and next question is, in India the problem of soil or erosion is associated with which of the following। ये बोल रहे हैं soil erosion किसकी वजह से होता है, मृदा अपक्षय किन वजहों से होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज टेरेस कल्टीवेशन, सेकंड इज डिफॉरेस्टेशन एंड थर्ड इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब ये जो है ये टेरेस कल्टीवेशन है, ये जो है ये टेरेस कल्टीवेशन का फोटो है। जनरली हिली एरिया और माउंटेन एरियाज में किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि मृदा अपक्षय को रोका जा सके, सॉयल इरोजन को अरेस्ट किया जा सके, काउंटर किया जा सके। ठीक है, तो टेरेस कल्टीवेशन इसका रीजन नहीं हुआ, ये इसका सोल्यूशन हुआ सॉयल इरोजन का, राइट। तो टेरेस कल्टीवेशन को अगर आप एलिमिनेट कर गए, फर्स्ट को काट दो, जहां जहां फर्स्ट है वो सब चला जाएगा, यानी कि सेकेंड ओनली, डिफॉरेस्टेशन इज रीजन फॉर सॉयल इरोजन। ओके, डिफॉरेस्टेशन इज रीजन फॉर सॉयल इरोजन, बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। ये बोल रहा है ह्यूमन लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को एक साथ कहां पे बचाया जाता है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है। यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, वो प्रोग्राम इंडिकेट करता है इसके आंसर की तरफ, एंड द राइट आंसर इज बायोस्फीयर रिजर्व। क्योंकि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात करते हैं, वाइल ये जो नेशनल पार्क होते हैं यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं वो स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। ओके, तो राइट आंसर इज जीवमंडल नेचर बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, ए एंड दिस इज बायोस्फीयर, दीज आर बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। इसको आप अच्छे से ध्यान से देखो, इस मैप को स्क्रीनशॉट ले लेना। दिस इज कोल्ड डेजर्ट, दिस इज नंदा देवी, दिस इज कंचनजंगा, दिस इज मानस, this is Dibru Saikova, this is Nokrik, this is Dehang Dibang in Arunachal Pradesh, this is Panna and Panchmadi, Achanakmar, Amarkantak, these are in MP, Kutch is in Gujarat, Sheshachallam is in Andhra Pradesh, Great Nicobar in Andaman and Nicobar, Nilgiri in Tamil Nadu and Kerala, Gulf of Mannar in Palk Strait, Augusta Malay in Kerala and Tamil Nadu, Sundarban are in West Bengal, Simplipal, Odisha, right?
तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया हैं, इनको आप अच्छे से करके जाओगे। बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन से होते हैं? जहां ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइंटिफिक व्यू इज दैट द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट exceed 2 degree above pre-industrial level. If the global temperature increases beyond 3 degree above the pre-industrial level, what can be its possible impact on the world? बोल रहा है कि अगर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री से ज़्यादा राइज करने लगे, अगर प्री इंडस्ट्रियल लेवल का टेम्परेचर T रहा होगा, तो अगर अभी उसके बाद अभी इस सेंचुरी के एंड तक T+3 डिग्री का राइज हो जाए, इतना राइज हो जाए, तो क्या इंपैक्ट होगा ग्लोब पे? जनरली जो पेरिस क्लाइमेट डील कहती है, पेरिस क्लाइमेट डील क्या कहती है कि ये जो राइज है ये T+1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखो और कोशिश करो कि जो राइज है T+2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो। और ये T क्या है? T है प्री इंडस्ट्रियल लेवल का टेम्परेचर, प्री इंडस्ट्रियल लेवल का टेम्परेचर, ओके। और इंडस्ट्रियल लेवल क्या है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने से पहले का टेम्परेचर अर्थ का, ओके। नाउ कमिंग टू द ऑप्शन, फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टुवर्ड अ नेट कार्बन सोर्स। अगर 3 डिग्री से ज्यादा का राइज हो तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की तरफ की ओर प्रवृत्त होगा। सेकंड इज वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल अकर, विस्तृत प्रवाह घटित होगी। थर्ड इज ऑल द ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपियर, सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमि लुप्त हो जाएंगी, कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी। फोर्थ इज कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। अगर इसको दोबारा पढ़ो, स्टेटमेंट फोर्थ को पढ़ो, कल्टीवेशन ऑफ सीरियल विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आई मीन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, थोड़ा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया ये स्टेटमेंट, क्योंकि अगर 3 डिग्री से राइज हुआ तो ऐसा नहीं कि बहुत डिवास्टेटिंग हो जाएगा, तुरंत सब कुछ हो जाएगा, नहीं, नुकसान होगा लेकिन एक ग्रेजुअल नुकसान होगा। एनीवेयर पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फोर्थ इज रॉन्ग। अगर फोर्थ को एलिमिनेट कर लो तो डी चला गया, सी चला गया, सी चला गया, डी चला गया। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट, टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टुवर्ड्स अ नेट कार्बन सोर्स। भाई नेट कार्बन का सोर्स तो हो जाएगा, राइट है। एंड सेकेंड इज वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल अकर, तो ये भी कोरल मोर्टेलिटी भी होगी। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, बी इज राइट आंसर, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज lichens which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock are eventually symbiotic association of। अब तुम्हें पता होना चाहिए symbiotic association क्या होता है। symbiotic एक ऐसा रिलेशनशिप है, एक ऐसा एसोसिएशन है जो गिव एंड टेक है, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है, ठीक है। तो symbiotic को एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में हम प्लस लिखते हैं, ए का फायदा बी से हो रहा है, बी का फायदा ए से हो रहा है। नाउ लाइकेंस की बात करें तो लाइकेंस होते क्या हैं? लाइकेन जो होते हैं वो एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, जिसमें एल्गी क्या है कि ये जो एल्गी है और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशन, जिसमें एल्गी जो है ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोवाइड कराती है, किसको? फंजाई को। और ये फंजाई जो है इसको क्या देता है बदले में? शेल्टर। दैट्स इट। ये जो देख रहे होगे ये लाइकेंस हैं, ये बेयर रॉक है, नग्न चट्टान है, ठीक। और इस पे ये क्या कर रहे हैं? लाइकेंस जो हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके एल्गी और फंजाई के साथ इकोलॉजिकल सक्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन, ओके। डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे इसको अपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लेक्चर में, ओके। 10th is which of the following are some important pollutants released by steel industry in India? निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक हैं जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं? तो स्टील इंडस्ट्री से क्या क्या निकलेगा यार, तुम ही बता दो। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, एसओ के सल्फर के ऑक्साइड्स, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नॉक्स भी निकलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड,
एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे ही निकलते हैं स्टील इंडस्ट्री से। ओके, सो फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आर राइट आंसर, ऑल आर ऑफ द अबव। ओके, एंड थैंक्स फॉर द डे।